नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन में एक साहित्य की डायरी, जो कि इकाई 10 में यहाँ रखा गया है। तो इसके पहले भी हमने इसके 2 भाग देखे हैं और आज तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे आज हम देखेंगे। वहाँ कहता गया, प्राकृतिक सौंदर्य या नारी सौंदर्य का अवलोकन व्यक्ति बुद्धि होने से सही अर्थों में सौंदर्य अनुभव नहीं कहा जा सकता। यानी केशव कहता है, प्राकृतिक सौंदर्य या नारी सौंदर्य का अवलोकन जो है वह यानी नारी सौंदर्य का या प्राकृतिक सौंदर्य का जो अवलोकन है वह व्यक्तिबद्ध होने से सही अर्थों में उस सौंदर्य का अनुभव नहीं कर सकता है। मैंने बीच में जोड़ दिया, असलियत यह है कि सौंदर्य तब उत्पन्न होता है जब सृजनशील कल्पना के सहारे संवेदित अनुभव ही का विस्तार हो जाए। कलाकार का वास्तविक अनुभव और अनुभव ही संवेदनाओं द्वारा प्रेक्षित फैंटेसी, इन दोनों के बीच कल्पना का एक रोल होता है। वह भूमिका एक सृजनशील भूमिका है। वही कल्पना उसे वास्तविक अनुभव की व्यक्तिबद्ध पीड़ाओं से हटकर पैट आप और गहरी गहरी हो रही है। मैं उसकी बात बहुत ध्यान से सुनने लगा। लेखक का केशव की बात सुन रहा है। वह कहता गया, कला के क्षणों के भीतर प्रातिनिधिकता क्यों उत्पन्न, कला के क्षणों में या कोई कला के अवसर पर क्षणों के भीतर जो है प्रातिनिधिकता होती है, वह क्यों उत्पन्न होती है। क्यों कलाकार को यह प्रतीत होता है कि उसकी बात सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कलाकार को ऐसा लगता है कि उसकी जो बात है या उसकी जो कला है वह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं पूछता हूँ, ऐसे क्यों? वह कलाकार के बीच में ऐसी भावना उत्पन्न क्यों होती है कि मेरी जो कलाकृति है या मेरी जो कला है वह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह इसलिए होता है कि दृष्टि की स्थिति मुक्त वैयक्तिकता और संवेदना की स्थिति बद्ध वैयक्तिकता का समन्वय होकर वह समन्वय अपने से उच्चतर स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और फैंटेसी में क्या है, इसलिए फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदनाएं रहती है। फैंटेसी में कौन कौन सी संवेदनाएं रहती है? फैंटेसी में संवेदनात्मक ज्ञान रहता है और ज्ञानात्मक संवेदनाएं रहती है। कलाकृति को लगातार महसूस कृतिकार को लगातार महसूस होता रहता है कि उसका अनुभव सभी के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। तो मतलब यह कि भोक्तृत्व और दर्शकत्व का द्वंद्व एक समन्वय में लीन होकर एक दूसरे के गुणों का आदान प्रदान हुआ सृजन प्रक्रिया आगे बढ़ा देता है। दर्शक का ज्ञान और भोक्ता की संवेदना परंपरा परस्पर विलीन होकर अपने से परे उठने की भंगिमा को प्रोत्साहित करती रहती है। इस प्रकार सृजन प्रक्रिया के विशिष्ट में सर्वसामान्य महत्व प्रतिबिंबित होता सा प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, संवेदना के स्थितिबद्ध गहरे रंग दृष्टि की स्थिति मुक्ति रूप से परिष्कृत होकर प्रातिनिधिक हो उठते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि कला के दूसरे क्षण में उपस्थित फैंटेसी की इकाई में संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना कुछ इस प्रकार समाई रहती है। लेखक उन्हें शब्दबद्ध करने के लिए तत्पर हो उठता है। यहाँ से कला के तीसरे क्षण का आरंभ होता है। यही से कहाँ से कला के तीसरे क्षण का आरंभ होता है? तो जो वह कलाकार जो है या कृतिकार जो है वह संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना कुछ इस प्रकार समाई जाती है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, इन दोनों का सम्मेलन ही जो है वह कलाकार के तीसरे क्षण का आरंभ करती है। यहाँ से कला के तीसरे क्षण का आरंभ होता है। अब मज़ा देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो मज़ा क्या आता है वह मेरी बात ध्यान से सुना है। लेखक कहता है, अब यहाँ से एक नए संघर्ष की कहानी शुरू होती है। लेखक यूं ही
फैंटेसी शब्दों में व्यक्त करने लगता है, यानी लेखक जो भी फैंटेसी है वह बताने लगता है। फैंटेसी के रंग घुलने लगते हैं और सतत प्रवाहित होने लगते हैं। व्यक्त करने के दौरान प्रकट करने की प्रक्रिया में फैंटेसी बदलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ देर तक चुपी रही, यानी कुछ देर तक चुपी रही यानी दोनों मोड़ रहे। वह आगे नहीं बोल सका। उसने प्रश्न उपस्थित कर दिया, जवाब नहीं दे सका। वह मेरी तरफ देखने लगा। बात को चलाने के लिए मैंने कहना शुरू किया। होता यह है कि फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया में बहुत से नए तत्व उससे आ मिलते हैं, यानी फैंटेसी को व्यक्त करते समय अनेक जो नए शब्द है शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये तत्व उसे लगातार संशोधित करते रहते हैं। ध्यान रखो कि यह फैंटेसी अनुभव प्रस्तुत होते हुए भी अनुभव बिंबित होती है। इस फैंटेसी में वस्तुतः एक भावात्मक उद्देश्य समाया रहता है। उसमें एक संवेदनात्मक दिशा रहती है। फैंटेसी के भीतर यह दिशा और उद्देश्य उस फैंटेसी का मर्म प्राण है। दिशा और उद्देश्य के मर्म प्राण को धारण कर फैंटेसी गतिहीन नहीं रह सकती। फैंटेसी गतिहीन स्थिर चित्र नहीं है, यानी फैंटेसी जो है स्थिर चित्र नहीं है। फैंटेसी बदलने वाली है, परिवर्तनीय है। उद्देश्य और उद्देश्य की दिशा के कारण ही वह गतिमय है। फैंटेसी डायनेमिक होती है, यानी फैंटेसी मुक्ति बहुत क्या कहते हैं, फैंटेसी डायनेमिक होती है। कला के प्रथम क्षण के अंतिम सिरे पर उत्पन्न होते ही उसकी गतिमानता शुरू हो जाती है। फैंटेसी जो शुरू में एक आभास रूप होती है, वह तुरंत ही अनेक चित्रों की सुसंगत पात बनने लगती है। एक एक मर्म के आस-पास ये चित्र संगठित होकर प्रवाहमान होते हैं। यानी फैंटेसी के महत्व की बात है कि जो ही फैंटेसी शब्दबद्ध होने लगती है, यानी जब भी फैंटेसी को हम शब्दों में रेखांकित करते हैं, तो फैंटेसी का भावात्मक उद्देश्य या कहिए कि फैंटेसी की प्रधान पीड़ा अपना समर्थन, संरक्षण और पोषण करने वाले अन्य अनेक जीवाणुभावों के तत्वों को समेटने लगती है। फैंटेसी के भीतर का वह मर्म जिसमें एक उद्देश्य है, एक पीड़ा है और एक दिशा है, अनेक जीवाणुभावों से संवर्धित और पुष्ट होकर प्रकट होना चाहता है। इन जीवाणुभावों के चित्र, भाव और शोर फैंटेसी के मर्म के घुलने लगते हैं। फैंटेसी की गतिमानता की धारा में वे प्रवाहित होकर उस धारा को अधिक सार्थक और पुष्ट करते हैं। चूँकि फैंटेसी के मर्म को शब्दबद्ध करते समय अनेक अनुभव, चित्र, भाव और शोर तैर जाते हैं, यानी फैंटेसी को व्यक्त करते हुए अनेक जो अनुभव है वह अनुभव के चित्र सामने आते हैं। इसलिए फैंटेसी के उद्देश्य और दिशा निर्वहन के लिए कलाकार को भाव संपादित करना पड़ता है, जिससे कि केवल मर्म के अनुकूल और उसको पुष्ट करने वाले शोर, भाव तथा चित्र ही कविता में आ सके। और इस बीच यदि कोई अन्य अनुकूल मार्मिक अनुभव तैर आए तो उसे भी फैंटेसी के मर्म की उद्देश्य दिशा में प्रतिपादित कर दिया जाए, अर्थात भाषा प्रवाहित कर दिया जाए। महत्व की बात यह है कि कला के तीसरे क्षण में फैंटेसी का मूल मर्म अनेक, यानी जो इसी उपशीर्षक का नाम भी है कि तीसरा क्षण। तो महत्व की बात यह है कि कला के तीसरे क्षण में फैंटेसी का मूल मर्म अनेक संबंधित भावों से उत्पन्न भावों और शोरों से युक्त होकर इतना अधिक बदल जाता है कि लेखक उस पूरी फैंटेसी को एक नई रोशनी में देखने लगता है। मेरा मतलब है मूल फैंटेसी का मर्म जो सिकुड़ा हुआ एक दर्द था, अब फैलकर एक पर्सपेक्टिव का रूप धारण करने लगता है। इस पर्सपेक्टिव से समन्वित
मूल मर्म शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में बदल जाता है। और वह पुराना मर्म मर्म न रहकर अब नया बन जाता है। उसमें नए नए मनमस्तत्व का आ जाते हैं। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के दौरान में जब तक उस मर्म में ओज और बल कायम है, तब तक वह नए तत्व समेटता रहेगा। किंतु जब वह चूक जाएगा, तब गति बंद हो जाएगी, उद्देश्य समाप्ति हो जाएगा। कविता वहाँ पूरी हो जानी चाहिए। यदि वह पूरी नहीं हुई तो मर्म के साक्षात्कार में कहीं कुछ कमी रह गई। दिशा ज्ञान ठीक नहीं रहा है, उद्देश्य में कुछ कमजोरी आ गई है, ऐसा मानना होगा। यहाँ मैं रुक गया। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सका। रात काफ़ी हो गई थी। सड़कों पर रोशनी के बावजूद अंधेरा बस गया था। सूनापन बोल रहा था। हवा देह से चिपक रही थी। मन बह गया था। मेरा मित्र चुप था। क्यों था? जिंदगी ही ऐसी है। कोई विचार किसी के कहने से, अपने खुद के कहने से मन में उदित नहीं होता, यानी कोई विचार अपने आप उदित या उत्पन्न नहीं होता है। मेरा मित्र अब मुझसे विदा हो गया है, अपने मत को प्रकट करते हुए। अब वह बहुत दूर चला गया है। उसके साथ दिन अच्छे कटे, यानी केशव और वह बिछड़ गए हैं। बहुत दिनों बाद उसकी चिट्ठी आई, यानी बहुत दिनों बाद केशव की फिर से लेखक को चिट्ठी आई। चिट्ठी नहीं थी, वह थीसिस थी, यानी पीएचडी का थीसिस था। केवल अंत में भाभी को प्रणाम, बच्चों को प्यार आदि लिखा था। मैंने चिट्ठी नहीं पढ़ी। मैंने चिट्ठी नहीं पढ़ी नहीं, टेबिल के दराज में डाल दी, जिससे कि फुर्सत के वक्त अध्ययन कर सकूं। किंतु मैं समय मिलने पर भी उससे पढ़ नहीं पाया। इसमें उसका रिमाइंडर भी आ गया। मैंने उसको भी दराज में डाल दिया। असल में उन दिनों घर में बीमारियों ने कई बिस्तर बिछा रखे, यानी बीमारी बढ़ रही थी घर में। जिंदगी में मुझे उन बातों की तालीम लेना पड़ी है कि जिन बातों को मेरे स्वभाव के विरुद्ध कहा जा सकता है। फलतः स्वभाव विरुद्ध बातों की अनिवार्यता तालीम लेने की भीषण प्रक्रिया में मेरी तबीयत भी खराब हो गई। फिर एक रात को जब कराहे सोई हुई थी और घर के आले में रखा दिया शांत रोशनी फैला रहा था, तब मैं अशांत मन से जिंदगी के बारे में सोचने लगा। मैं बहुत उदास हो उठा। लगा कि मेरी जिंदगी असफलता की डांडों में पड़ी हुई एक बेबस आत है, यानी मेरी जिंदगी असफलता में घिरी हुई है। असफलता ही असफलता है। ऐसे ही ख्यालों में डूबता उतरता मैं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों की तस्वीरों तक पहुंच गया। यानी ऐसे ही जिंदगी की परेशानियों को सोचते सोचते लेखक जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में सोचने लगे। अखबार नवीस होने के नाते मैं नए विचारों को टीप लिया करता था। कागज की तलाश में टेबिल की दराज खोली तो उसमें मित्र का पत्र और पत्र का रिमाइंडर दोनों मिले। मित्र की याद ने दिल हल्का किया। मैं उसकी चिट्ठी कई बार पढ़ गया। वह चिट्ठी एक ठंडे दिमाग की उपज थी। फिर भी मुझे वह गुलाब के इत्र से तर मालूम हुई। कहना न होगा कि पत्र की पृष्ठ संख्या कोई 25 थी, यानी जो पत्र भेजा था केशव ने लेखक को, उसकी संख्या कितनी थी, तो वह 25 थी। बारीक बारीक सिडोल अक्षर, सुंदर स्वच्छ लिखावट और जहाँ आवश्यक हो वही पैरे, इस प्रकार से शोभामान वह चिट्ठी थी या चिट्ठी का बाप चिट्टा था नहीं कह सकता। यानी वो चिट्ठी थी या चिट्टा, भी 25 पेज में पत्र या चिट्ठी नहीं होती है वह। दिन बीतते गए और अब मेरे सामने मेरे जवाब का जवाब पड़ा हुआ है। केशव ने बहुत डांट से लिखा है। यह सच है कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रियाओं में फैंटेसी बदलने लगती है।
यानी जब भी फैंटेसी शब्दबद्ध प्रक्रिया में करने लगोगे तो फैंटेसी का रूप जो है परिवर्तित होता है। मेरे ख्याल से इसके दो कारण हैं, यानी दो कारणों से फैंटेसी बदलती है शब्दबद्ध करते समय। दोनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी दोनों कारण जो है फैंटेसी बदलती है वह दो कारणों से बदलती है। वह दो कौन से कारण है वह हम नीचे देखते हैं। कला का तीसरा क्षण कला का अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। यहाँ से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। यानी कला का जो तीसरा क्षण है, जो फैंटेसी बदलने लगती है, फैंटेसी परिवर्तित होने लगती है, वह उसके दो कारण हैं। और उन दो कारणों में एक है कला का तीसरा क्षण जो है वह कला का अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्ण क्षण है। यहाँ से फैंटेसी साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करे, यानी तीसरे क्षण से, फैंटेसी के तीसरे क्षण से ही फैंटेसी जो है साहित्यिक कलात्मक अभिव्यक्ति का रूप धारण करने लगती है। यानी फैंटेसी की कौन से क्षण में साहित्यिक रूप धारण करने लगती है, तो तीसरे क्षण में। याद रखिए, यहाँ से शब्द साधना शुरू होती है। शब्द के अपने ध्वनि अनुषंग होते हैं, जिसमें चित्र और ध्वनि दोनों शामिल है। कलाकार अपने हृदय के तत्व के रंग रूप आकार के अनुसार अभिव्यक्ति का रंग रूप और आकार तैयार करना चाहता है, इसलिए उसे अपने हृदय की भाव ध्वनियों की शब्दों की अर्थ ध्वनियों से अनवरत तुलना करनी पड़ती है। इसके दो परिणाम हैं। अभी इसके दो परिणाम हैं जो भाव ध्वनिया को उपलब्ध शब्द ध्वनियों के कटघरे में फंसाने का प्रयत्न, जिसके फलस्वरूप काफ़ी कुछ मनस्तत्व अपना मौलिक और मूल तेज त्याग कर एक नए संदर्भ से संबद्ध आकर में प्रकट होते हैं। कई कवि को भाषा की चमक और सफाई के लिए अपने भाव तत्वों का बलिदान भी कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया में फैंटेसी की ही काट छाट होने लगती है, यानी शब्दबद्ध प्रक्रिया में फैंटेसी जो है काट छाट होने लगती है, परिवर्तित होती है। किंतु इसके विपरीत दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिव्यक्ति साधना के दौरान स्वयं अभिव्यक्ति फैंटेसी को संपन्न और परिपूर्ण करने लगती है। फैंटेसी अपने को प्रकट करने के लिए समानार्थक वाचक शब्दों को लाती है, यानी फैंटेसी जो है अपने को प्रकट करने के लिए समानार्थी जो शब्द होते हैं उस शब्दों का प्रयोग लाती है। भाषा एक जीवित परंपरा है, यानी भाषा एक जीवित परंपरा है। शब्दों में एक स्पंदन है। शब्दों में जो अर्थ स्पंदन है वह फैंटेसी द्वारा उद्बुद्ध होकर नई भाव धाराएँ बहा देता है। यानी एक बात यह, भाषा एक जीवित परंपरा है। शब्दों में एक स्पंदन है। शब्दों में जो अर्थ स्पंदन है वह फैंटेसी द्वारा उद्बुद्ध होकर नई भावधाराएँ बहा देता है। ये भावधाराएँ फैंटेसी की समीपवर्ती भावधाराएँ हैं। वे फैंटेसी के जगत को और भी विस्तृत कर देती है, उसके मौलिक तेज को और भी फैला देती है। इन भावधाराओं में अनेकों नए पुराने अनुभव, अपने पराये भाव सब प्रवाहित होते हैं। फैंटेसी के जगत की अर्थमत्ता तो उससे बढ़ जाती है, साथ ही उनके जैसे उनके द्वारा फैंटेसी को एक नया पर्सपेक्टिव प्राप्त होता है। इस पर्सपेक्टिव से संयुक्त होकर फैंटेसी एक तेजोवलय में चमकने लगती है। फैंटेसी आप पूर्ण रूप से सार्वजनीन हो जाती है। ऐसा क्यों, यानी वो सार्वजनिक फैंटेसी कैसे हो सकती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों? भाषा सामायिक विधि है, यानी भाषा क्या है? सामायिक विधि है। शब्द के पीछे एक अर्थ परंपरा है, यानी भाषा सामायिक विधि है। शब्द के पीछे एक अर्थ परंपरा है। ये अर्थ जीवनानुभवों से जुड़े हुए हैं, यानी शब्द के पीछे एक अर्थ परंपरा है। ये अर्थ जीवनानुभवों से जुड़े हुए हैं। ये ऐसा पूछा जाए तो और कहा जाए कि किस रचना से, तो वह बताने में दिक्कत हो जाएगी। तो यह एक साहित्य के डायरी से है। फैंटेसी अपने अनुकूल शब्दों में स्थित अर्थ
स्पंदन को उद्भूत करती है। इन शब्दों के ढांचों में फैंटेसी को फिट करना पड़ता है, इसलिए फैंटेसी का मौलिक तेज काफ़ी कट छट जाता है। शब्दों के पीछे ही अर्थ परंपरा फैंटेसी के मूल रंगों में छाट देती है, उसके आकार में परिवर्तन कर देती है, उसकी मौलिक गहनता अर्थात व्यक्तिगत संदर्भ भी तलाश कर देती है। कई कवि शब्दों की अर्थ परंपरा से आच्छन्न होकर भाषा की सफाई और चमक के निर्वहन के लिए प्रकटीकरण के हेतु आतुरभाव तत्वों को ही काट देते हैं। यानी हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और यदि समझा जाए, विस्तार किया जाए तो वह काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत एग्ज़ाम होने वाली है और यह तो है 118 पेज का है, तो वो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके विपरीत फैंटेसी द्वारा उद्भूत शब्दों के अर्थ, अनुषंग और उससे संबंध चित्र नई भावधाराएं बहा लेते हैं। ये भावधाराएं फैंटेसी के अनुकूल और समीपवर्ती होती है। उन भावधाराओं में अनेकों नए पुराने अनुभव और अपने पराये भाव होने से फैंटेसी की अर्थमता का विस्तार हो जाता है। साथ ही इस विस्तृत क्षेत्र में ये भावधाराएं फैंटेसी पर और फैंटेसी इन भावधाराओं पर क्रिया प्रतिक्रिया करने लगती है। इस क्रिया प्रतिक्रिया से फैंटेसी का क्षेत्र और विस्तृत हो जाता है, अनुभव को पर्सपेक्टिव प्राप्त हो जाता है। फैंटेसी के भीतर के जो मूल उद्देश्य दिशा में विस्तार कर उठता है। दूसरे शब्दों में कला के तीसरे क्षण में सृजन प्रक्रिया जोरों से गतिमान होती है। यानी कला का जो तीसरा क्षण है, उसमें कला के तीसरे क्षण में सृजन प्रक्रिया जो है वह गतिमान होती है। याद रखिए कला के कौन से क्षण में सृजन प्रक्रिया गतिमान होती है, तो तीसरे क्षण में दूसरे शब्दों में कला के तीसरे क्षण में सृजन प्रक्रिया जोरों से गतिमान होती है। याद रखिए, कलाकार को शब्द साधना द्वारा नए नए अर्थ स्वप्न मिलने लगते हैं। पुरानी फैंटेसी अब अधिक संपन्न, समृद्ध और सार्वजनीन हो जाती है। यह सार्वजनिकता अभिव्यक्ति प्रयत्न के दौरान शब्दों के अर्थ स्पंदनों द्वारा पैदा होती है। अर्थ स्पंदनों के पीछे सार्वजनिक सामाजिक अनुभवों की परंपरा होती है। इसलिए अर्थ परंपराएं न केवल मूल फैंटेसी को काट देती है, तराशती है, रंग उड़ा देती है, वरन उसके साथ ही वे नया रंग चढ़ा देती है, नए भावों और प्रवाहों से उसे संपन्न करती है, उसके अर्थ क्षेत्र का विस्तार कर देती है। इसलिए अभिव्यक्ति प्रयत्न के दौरान कवि को नए साक्षात्कार होने लगते हैं। एक और मूल फैंटेसी के मूल मर्म की अभिव्यक्ति पर उस संपूर्ण व्यक्तित्व का केंद्रीकरण हो जाता है, तो दूसरी ओर इस केंद्रीकरण के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विस्तार होने लगता है, उसे नए नए साक्षात्कार होने लगते हैं। एक साक्षात्कार कई भाव सत्यों का उद्घाटन करता है। एक साक्षात्कार कवि को दूसरे साक्षात्कार तक पहुंचा देता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चालू रहती है, यानी यह प्रक्रिया कभी खंडित नहीं होती है, बढ़ती ही रहती है। इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के पीछे भाषा की आघात अनवरत साधनाशील है। यानी जो फैंटेसी क्या है, फैंटेसी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। भाषा फैंटेसी को काटती छाटती है, यानी भाषा जो है फैंटेसी को काटती छाटती है, और इस प्रक्रिया के विपरीत फैंटेसी भाषा को संपन्न और समृद्ध करती है। यानी भाषा जो है फैंटेसी को काटती छाटती है और फैंटेसी भाषा को संपन्न और समृद्ध करती है। कवि की यह फैंटेसी भाषा को समृद्ध बना देती है, यानी कवि की फैंटेसी जो है वही भाषा को समृद्ध बना देती है, उसमें नए अर्थ अनुषंग भर देती है,
शब्द को नए चित्र प्रदान करती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। जो कवि भाषा का निर्माण करता है, विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि है। यानी महान कवि कौन, मुक्तिबोध महान कवि किसे कहते हैं? तो जो कवि भाषा का निर्माण करता है, भाषा का विकास करता है, वह महान कवि है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है, यानी जो भाषा का निर्माण करता है, जो कवि भाषा का निर्माण करता है, भाषा का विकास करता है, वह निसंदेह महान कवि होता है। यह बात याद रखिए, मुक्तिबोध यह कहते हैं। इस प्रकार कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है। यानी कला के तीसरे क्षण में मूल द्वंद्व है। भाषा तथा भाव के बीच इन दोनों की परस्पर प्रक्रिया, प्रतिक्रिया और संघर्ष बहुत उजले हुए होते हैं और वे उन दोनों को बदलते रहते हैं। इन दोनों में संशोधन होता जाता है। वह द्वंद्व अत्यंत महत्वपूर्ण और सृजनशील है। भाषा एक परंपरा के रूप में फैंटेसी के मूल रंग को विस्तृत कर देती है। यानी भाषा एक परंपरा के रूप में है और फैंटेसी के रंग का विस्तार करती है, किंतु साथ ही उस फैंटेसी में संशोधन भी उपस्थित करती जाती है। साथ ही फैंटेसी अपने मूल रंगों के निर्वहन के लिए, अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर दबाव लाती है। उसके शब्दों में और मुहावरों में नई अर्थमत्ता, नई अर्थ क्षमता, नई अभिव्यक्ति भर देती है। कला के तीसरे क्षण में यह महत्वपूर्ण द्वंद्व है। यानी कला के तीसरे क्षण में कौन सा महत्वपूर्ण द्वंद्व बताया है? तो वह द्वंद्व क्या है? तो वह जो है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, कला के तीसरे क्षण में कौन सा जो द्वंद्व है, वह द्वंद्व बताता हूँ। वह द्वंद्व है भाषा तथा भाव के बीच इन दोनों की परस्पर प्रतिक्रिया और संघर्ष बहुत उजले होते हैं, यह एक है, और वे उन दोनों को बदलते रहते हैं। इन दोनों में संशोधन होता है। वह द्वंद्व अत्यंत महत्वपूर्ण और सृजनशील है। भाषा एक परंपरा के रूप में फैंटेसी के मूल रंगों को विस्तृत कर देती है। यानी भाषा एक परंपरा है और भाषा एक परंपरा के रूप में होती है और उस फैंटेसी के मूल रंग का विस्तार कर देती है। दूसरा क्या है? किंतु साथ हो फैंटेसी में संशोधन भी उपस्थित कराती है। यानी भाषा ही फैंटेसी में संशोधन ला देती है। साथ ही फैंटेसी अपने मूल रंगों के निर्वहन के लिए, अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर दबाव लगाती है। उसके शब्दों और मुहावरों में नई अर्थमत्ता, नई अर्थ क्षमता, नई अभिव्यक्ति भर देती है। कला के तीसरे क्षण में यह महत्वपूर्ण द्वंद्व है। इसलिए कलाकार को यह महसूस होता रहता है कि जो उसे कहना था वह पूर्ण रूप से नहीं कह सका और ऐसा बहुत कुछ कह गया जो शुरू में उसे मालूम न था। ये सृजन लेखक के साथ ये होता है, ऐसा कह गया, यानी जो कहना चाहता है वह नहीं कहता और जो भाव उसको कहना नहीं चाहिए या जो भाव उसके जो कहना है उसको पता भी नहीं होता और वह तुरंत लिख डालता है। क्या यह भाव तुम्हें नहीं होती? क्या यह भावना तुम्हें नहीं होती? केशव के पत्र के मैंने कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किए। पत्र पढ़कर मुझे दुख भी हुआ, सुख भी। दुख इसलिए कि इस बीच मैं स्वयं बहुत उलझ गया था और सुख इसलिए कि केशव ने मेरी बात बहुत आगे बढ़ा दी थी। मेरा ख्याल यह है कि केशव इन बातों का अब परीक्षण और पुनः परीक्षण करता होगा। निसंदेह केशव एक दिलचस्प आदमी है, किंतु सबसे बड़ी बात है कि वह मेरा मित्र है। निसंदेह उसके साथ कोई नया काम शुरू करना आवश्यक है, मुझे बड़ी मदद होगी। यानी यहाँ पर जो है तीसरा क्षण वह खत्म होता है और यहाँ से जो इस एक साहित्य की डायरी का दूसरा अंश प्रारंभ होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एक लंबी कविता का अंत। यानी एक लंबी कविता का अंत किस प्रकार होता है, यह हम यहाँ पर देखेंगे इस भाग में। कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की। यानी लेखक कहते हैं, कल ही मैंने एक लंबी कविता लिखकर खत्म कर दी। उसका अंत मुझे शिथिल सा जान पड़ा। उसके अंत पर जितना अधिक सोचता गया, मुझे लगा कि उस कविता को
और बढ़ाना होगा। यानी वो एक लंबी कविता लिखकर लेखक ने ख़त्म की और वो ख़त्म करने के बाद ऐसा लेखक को लगा कि यह कविता और आगे लिखनी चाहिए थी, कि वह अपने आप ही बढ़ जाएगी। मुझे उसकी संभावित लंबाई चौड़ाई को देख भय सा जान पड़ा। भय इसलिए कि इतनी प्रदीर्घता हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। दूसरे यह कि उसके मासिक पत्रों में प्रकाशन में बड़ी असुविधा हो जाती है। यानी लंबी कविता हो तो जो मासिक पत्र होते हैं, जो साप्ताहिक होते हैं, उसमें उस बड़ी कविताओं का या बड़ी रचनाओं का प्रकाशन करने में दिक्कतें हो जाती है। अगर इसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को पकड़कर आप उसे अपना श्रोता भी बना ले, तब भी काम नहीं चलने का, क्योंकि उसकी प्रदीर्घता उबाने वाली होगी। तब क्या किया जाए? यानी जब लंबी कविता हो तब वो प्रकाशन भी उसको स्वीकार नहीं करता और आप उसको किसी को ज़बरदस्ती देते, तब उसकी प्रदीर्घता उबाने वाली, यानी जो कोई पाठक वर्ग या पढ़ने वाला श्रोता जो है वह ऊब सा जाता है, तब आप क्या करोगे? क्यों उसको काट छाँट छोटा कर दिया जाए, तब आप क्या करोगे? तो इसमें लेखक ही कहते हैं कि क्या तब उस रचना को काट छाँट कर छोटा कर दिया जाए, या उसके भीतर जो बातें, जो गुंथियाँ, जो समस्याएं प्रकट हुई है, उसके चित्रात्मक विकास के लिए अवसर और क्षेत्र प्रदान किए जाए। दूसरे शब्दों में, क्या मेरी कविता के अंतर तत्व को अभिव्यक्ति के लिए विकास का अवसर दिया जाए? मैं उसको विकास और प्रसार का अवसर देने के पक्ष में हूँ। यानी कवि कहता है, यदि आपकी रचना बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो उसको प्रकाशित करने के लिए या प्रकाशन को स्वीकार करने के लिए क्या उस कविता में काट छाँट करना पड़ता है? काट छाँट कर छोटा करना जाए, कि उसके भीतर की बातों को, गुंथियों को, जो समस्याएं प्रकट हुई है, उसके चित्रात्मक विकास के लिए अवसर और क्षेत्र प्रदान किए जाए। दूसरे शब्दों में क्या मेरी कविता के अंतर तत्वों को अभिव्यक्त करने के लिए विकास का अवसर दिया जाए? मैं उसको विकास और प्रसार का अवसर देने के पक्ष में हूँ। यानी लंबी कविता जो है उसके विकास को लेखक कहते हैं कि यदि लंबी रचना है या लंबी कविता है तो उसको काट छाँट न करने पर उसके विकास के लिए अवसर देना चाहिए। आज आज मैं महीने भर से उस कविता के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, या यूँ कहिए कि वह कविता हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी थी। बीच बीच में लोगों के पत्र आते रहे, पिताजी के मित्रों के, कुछ अपरिचितों के भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जब लगा कि लोग बहुत बुरा मान जाएंगे, मुझे गाली देंगे, उससे मेरे संबंध बिगड़ जाएंगे, तब मैंने कलम ली और उन्हें 2 शब्द लिख डाले। यानी जिन जिन लोगों ने प्रश्न किया था, उन लोगों के कुछ उत्तर नहीं दिया, और कोई उत्तर न पाकर सामने वाला जो पत्र भेजे है वह कहीं क्रोधित न हो जाए, इसलिए लेखक ने उनको उत्तर देने के लिए कलम उठा ली। उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, तो वह पत्रात्मक ही। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यानी इधर वह कविता मेरा पिंड, यानी वह जो लंबी कविता है वह लेखक का पीछा नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण, यानी जो भावनाओं से भरी होती है, तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती थी। भावात्मक होती तो एक बार वह पूरे भावों के साथ पूरे मन पर प्रभाव डालती और वह छूट जाती थी। लेकिन वैसा ही हो सकना असंभव है, क्योंकि भावावेश किसी बात को लेकर होता है, वह बात किसी दूसरी बात से जुड़ी होती है, दूसरी बात किसी तीसरी, यानी भावावेश कैसा होता है, एक बात दूसरी बात पर जुड़ी होती है, दूसरी बात तीसरी बात पर जुड़ी होती है, तब वह भावनाओं का आवेश हो जाता है। इसी तथ्य को मैं यूँ कहूँगा, यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित होते हैं। यानी यथार्थ सत्यता के जो तत्व होते हैं वह परस्पर गुम्फित होते हैं, एक पर एक आधारित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। यानी यथार्थ के जो तत्व होते हैं वह परस्पर गुम्फित होते हैं, एक पर एक निर्भर होते हैं, और जो साथ ही यथार्थ गतिशील होता है। यानी यथार्थ यानी जो
यथार्थ यानी सत्यता जो है वह गतिशील होती है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ यानी अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ प्रस्तुत होता है वह भी ऐसा ही गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुंफित है। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता। यानी किस कारण से लेखक कहते हैं कि मैं यही कारण है कि जो यथार्थ के तत्व जो है वह परस्पर गुंफित होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, वह भी ऐसी ही गतिशील है और उसके तत्व भी परस्पर गुंफित होते हैं। यानी जो कविता के तत्व होते हैं वह भी परस्पर गुंफित होते हैं। इसलिए लेखक कवि जो है वह कहता है कि मैं छोटी कविता लिख नहीं पाता हूँ। जो छोटी होती है वह वस्तुतः छोटी न होकर अधूरी होती है। यानी लेखक छोटी कविता के बारे में क्या कहती है, जो छोटी होती है वह वस्तुतः छोटी नहीं है तो वह अधूरी कविता होती है। मैं अपनी बात कह रहा हूँ और इस प्रकार की न मालूम कितनी ही कविताएं मैंने अधूरी लिखकर छोड़ दी। यानी जो छोटी कविता है उसको लेखक अधूरी कविताएं कहती है। उन्हें खत्म करने की कला मुझे नहीं आती, यह मेरी ट्रेजेडी है। यानी लेखक की ट्रेजेडी क्या है, जो छोटी कविता है उसको लेखक अधूरी कविता कहते हैं। तो उस अधूरी कविता को पूरी करने की जो कला है वह लेखक को नहीं आती है। यह लेखक की ट्रेजेडी है मुक्तिबोध की। इससे भी बड़ी ट्रेजेडी यह है कि यानी इससे भी बड़ी ट्रेजेडी कौन सी है, यह है कि लोग मुझे गद्य लिखने को कहते हैं। यानी इससे भी बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि जो लोग हैं, अन्य लोग जो है मुक्तिबोध को गद्य लिखने के लिए कहते हैं। जैसे कि गद्य यानी निबंध हो, निबंध, कहानी, इस प्रकार के। एक बार मैंने एक किताब भी रिव्यू की, वह भी ऊपर से दबाव आने पर। तो देखता क्या क्या हूँ कि रिव्यू के लिए किताबों पर किताबें आने लगी। अब आप जानते ही है कि सच्चाई पर सच्चाई, वह जिसे आप यकीनन सच्चाई समझते हैं, किसी न किसी हद तक बंदिश लगी रहती है। इसलिए रिव्यू करना खेल करना है। यानी रिव्यू करना यानी उसको थोड़ा उजाला देना है। तो यह खेल जैसा है। मेरे कृपाशील अधिकारीगण यानी मेरे कृपाशील अधिकारीगण वे मेरे प्रगाढ़ मित्र भी है। लेकिन लेखक नामक कार्यशील व्यक्ति को जंतु समझते हैं। लेखकीय कार्य के प्रति उसकी अनास्था इस आस्था से निष्पन्न होती है कि मनुष्य को अपनी आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए ही कार्य करना चाहिए। इसलिए साल में अगर 4 किताबें लिखकर 4-1 हज़ार की आमदनी नहीं की तो क्या किया। इसलिए मुझे सलाह दी गई कि मैं उपन्यास लिखूं और अपना दलिंदर मिटाऊं। यानी इसलिए लेखक को गद्य लिखने के लिए कहा कि उपन्यास लिखो और अपना जो दलिंदर है, यानी मैं गद्य नहीं लिख सकता, यह जो है लांछन जो है मिटाऊं। मेरी स्त्री मेरी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। यानी स्त्री यानी लेखक की जो पत्नी है लेखक के टेबल के पास आकर खड़ी हो गई और उदास होकर मुझसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, कविता, इस पर कितने रुपए मिलेंगे। यानी टेबल के पास आकर कहती है लेखक की पत्नी यानी स्त्री यानी पत्नी, वह कहती कि उदास होकर खड़ी है और अच्छा कहती कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, कविता यानी अच्छा तुम कविता लिख रहे हो, तो इस पर तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे। अब मैं यह सोचता हूँ कि कलम घसीटते हुए मेरे बाल तो सफ़ेद ही हो गए। यानी लिखते लिखते लेखक के बाल जो है सफ़ेद हो गए हैं। मेरे जीवन का यह अंतिम कार्यकाल चल रहा है, तो मैं क्यों न अपनी कविताओं का परिशोधन करके उन्हें प्रकाशन योग्य रूप में दूँ। यानी लेखक कहता है कि लिखते लिखते मेरी उम्र हो गई है, अब फिर से जो भी रचनाएं लिखी है उसका परिशोधन करके उसमें संशोधन करके प्रकाशन योग्य बनाऊँ। लेकिन यह कविता है कि हाथ पांव पसारती जा रही है और आप सुना है कि मुझे जल्दी ही एक कुंजी लिखने का काम मिलेगा। मेरी आर्थिक कठिनाई कुछ तो हल हो रही है। इधर माता पिता भी आ रहे हैं। ज़रूरी है कि मैं लाभजनक कार्य हाथ में ले लूँ।
लेकिन बुरी बात तो यह है कि मुझे एक काम से दूसरे काम पर जाने में तकलीफ होती है। अब यह हालत है कि मुझे इस कविता को बार बार पढ़ने की, उसमें बार बार संशोधन करने की इच्छा होती है, लेकिन अब समय नहीं है। फिर कभी देखूंगा। लेकिन स्त्री मेरी टेबल के पास खड़ी हुई है। किसी ज़माने में जब वह छोटी थी और मैं छोटा था, यानी किसी ज़माने में लेखक और लेखक की पत्नी छोटे थे, तो बड़ी आकर्षक थी। आज वह मुझे भयोत्पादक प्रतीत होती है। शायद ऐसा ही होता है, जब नई-नई पत्नी होती है तो अच्छा लगता है, फिर बाद में भयावतक यानी भय उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि जब मैं छोटा था, मेरी पत्नी छोटी थी, तब वो आकर्षक और सुंदर लगती थी, लेकिन अब जो है आज वह मुझे भय उत्पादक लगती है, यानी उसे देखकर आज मुझे भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। उसको देखकर मेरे हृदय में करुणा, दायित्व भाव, यथार्थ का आतंक और भय तरह-तरह की भावनाएँ व्याप्त हो जाती है। कि इतने में मेरी नज़र 2 चिट्ठियों पर पड़ जाती है, यानी वो पत्नी की तरफ देखकर टेबल के पास खड़ी है, तो वह उसकी तरफ देखकर भय उत्पन्न होता है, दायित्व भाव उत्पन्न होता है। फिर ऐसे ही तरह-तरह की भावनाएँ व्याप्त होती है, तभी वो टेबल पर जो 2 चिट्ठियाँ पड़ी है, उसकी तरफ लेखक की नज़र जाती है, जो मेरी टेबल पर पड़ी हुई है। एक है शरद जोशी की, दूसरी है अक्षय कुमार जी की। यानी 2 चिट्ठियाँ टेबल पर है, एक जो चिट्ठी है वह है शरद जोशी की, दूसरी है अक्षय कुमार जी की। दोनों मेरे अपने हैं, यानी दोनों ही लेखक के अपने मित्र हैं, दोस्त हैं। बस यही उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि अपनों से ऐंठना, अपनों की उपेक्षा करना, उन्हें गले पड़ी पड़ी चीज़ समझना आज के बहुत से कलाकारों का स्वभाव है। यानी आज के कलाकारों का स्वभाव क्या, ये महत्वपूर्ण कथन है। दोनों मेरे अपने हैं, बस यही उसका दुर्भाग्य है, क्योंकि अपनों से ऐंठना, अपनों की उपेक्षा करना, उन्हें गले पड़ी चीज़ समझना आज मेरे बहुत से कलाकारों का स्वभाव है। यानी आज के बहुत से कलाकारों का यही स्वभाव है। मैंने देखा है कि ऐसे कलाकार साधारणतः अपने को बौद्धिक और प्रतिभाशाली और आधुनिक समझते हैं, शायद वैसे होते भी हैं। दूसरे प्रकार के भी कलाकार होते हैं, जिन्हें अपने को बड़े प्यारे होते हैं, यानी एक दूसरे भी कलाकार होते हैं, वह अपने लोग उन्हें बड़े प्यारे होते हैं। उनका यह हिसाब होता है कि अगर कोई कवि उसका दोस्त हुआ तो वह निसंदेह ऊंचा और अच्छा कवि हो ही गया। यानी दूसरे कलाकार ऐसे होते हैं, उन कलाकारों का कोई दोस्त कवि है तो उन कवि को अच्छा स्थान देना या ऊंचा करना। किंतु यदि कोई लेखक यदि किसी दूसरी या तीसरी प्रकार की मंडली में रहता है या नहीं भी रहता है, लेकिन उसे अलग है, तो यह धारणा बनाने की प्रवृत्ति सबल हो जाती है कि वह यूं ही लिखता है, बेकार लिखता है, फिजूल लिखता है। इस प्रकार की मंडलियों में जो चीज़ चलती है, एक समिति सत्र में वह वही श्रेष्ठ और वर्णनीय दिखाई देती है। यानी एक मंडली में उसका लेखन तुच्छ समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता है, तो एक तरफ उसी लेखन की वाह की जाती है, उसकी सराहना की जाती है। उसके वे सब अपने हैं, सगे हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ भी है, उत्तम भी है, अच्छे भी, यानी जो नाम रखने वाले या बुरा बताने वाले, अच्छा बताने वाले, वे सब अपने ही है। दूसरे शब्दों में एक विशेष प्रकार के लोग यदि अपनों से ऐंठकर उनकी उपेक्षा करते हैं, तो दूसरे विशेष प्रकार के लोग उन्हीं में रहकर अपने प्रचलित स्तरों को कसौटी समझकर कीर्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह भी संभव है, यह घरे बाहिरे की समस्या हो, यानी कि जो अत्यंत आत्मीय हो उन्हें यूं ही समझा जाए, और जो पराये और परकीय हो उन्हें अपने आकर्षण, विश्वास और श्रद्धा का स्पंद माना जाए। मेरा ख्याल है कि सब लोग ऐसे नहीं होते। उन्हीं में मैं अपने को गिनवाना चाहता हूँ, लेकिन यह एकदम सच है कि अपनों की उपेक्षा का अपराधी हूँ। लेकिन मैं उन अपनों से क्या कहूँ कि यह कविता मेरा
पिंड नहीं छोड़ती थी। यह नहीं कि मैं उससे रात दिन चिपका हुआ था, क्योंकि वैसा असंभव है, वरन यह कि जब भी मैं देखता कि मेरे हाथ में काम आ गया है, तो पाता कि वह मेरी कविता है और कुछ नहीं। मैंने जो मालूम मैंने मैंने न मालूम कितने ही महीने और वर्ष उन जैसी खर्च किए हैं, और उनसे मुझे कुछ नहीं मिला। यानी लेखक ने कितने वर्ष, कितने दिन का अपनी रचनाओं पर खर्च किए हैं समय, लेकिन उनसे कुछ न मिला। न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष। न ही धर्म मिला, अर्थ है, न पैसा भी मिला, और न काम भी, और न मोक्ष भी न मिला। लेकिन बहुत दिन वो साल खर्च किए तब भी। कुछ पागल लोग कुछ पागल लोग कमियागर कमियागर एल्केमिस्ट लोहे को सोना बनाने की फिक्र में लगातार काम करते हुए नष्ट हो जाते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोहे को सोना बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, और वह अंततः नष्ट हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। कुछ दूसरे ढंग के पागल ज़मीन में गड़े खजाने को खोजने और कभी भी न पा सकने में इतना मशगूल रहे कि उसकी फैमिली ने, समाज ने, ज़माने ने उन्हें बेवकूफ़ करार दिया। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन में गड़े खजाना होता है, ज़मीन में गड़ा, वह ढूंढने में पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, और कुछ भी हाथ हाथ नहीं लगता, तो उसके परिवार वाले या समाज वाले या फैमिली वाले जो लोग हैं उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं। कई तरह के पागल हुआ करते, यानी पागल भी बहुत प्रकार के होते हैं, और मुझे आप समझ में आने लगा है कि हो न हो, और मैं भी उसी श्रेणी में गिने जाने के योग्य हूँ। यानी लेखक कहते हैं कि पागल कई प्रकार के होते हैं, उस पागलों की श्रेणी में अब मैं भी आने लगा हूँ। लेकिन नहीं, मैं फिर से समझदार बनने की कोशिश करूँगा और गद्य लिखूँगा। यानी लेखक कहता है कि नहीं, मैं पागलों की अनेक श्रेणियाँ हैं, पागल भी अनेक प्रकार के होते हैं, और मुझे भी लोग कहीं न कहीं पागल समझने लगे हैं, लेकिन मैं वह पागलपन छोड़कर मैं समझदार बनूँगा, और मैं फिर से गद्य लिखना प्रारंभ करूँगा, गद्य लिखूँगा। मैंने इसी और काम भी शुरू कर दिया, लेकिन क्या बताऊँ कि एक चीज़ है जिसका नाम है धुन, जिसका नाम है लो। ये शब्द आधुनिक नहीं नहीं है। यानी एक चीज़ ऐसी है जिसका नाम क्या है, धुन है, लो है। वह यानी धुन और लो, यह जो शब्द है आधुनिक नहीं है। लेखक इन शब्दों को आधुनिक नहीं समझता है, फिर भी उसके अर्थ का अस्तित्व आज भी विराजमान है। वह मुझे कविता की ओर ले जाती है। यानी जो लिखने में लय है, धुन है, वह कविता लिखने में लेखक को प्रवृत्त करती है, गद्य लिखने में बाधक बन जाती है। यह चीज़ें धुन और लो यानी लय भी होता है। लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं कविता नहीं बल्कि गद्य लिखूँगा। यानी लेखक कहता है कि मैं वचन देता हूँ, मैं कविता नहीं न लिखकर गद्य लिखूँगा। इससे मुझे आमदनी भी हो जाएगी और कुछ एज भी बढ़ेगा। मैंने सोचा है कि हर कविता पर एक कहानी लिखूँ। यानी लेखक कहता है कि मैंने सोचा है कि मैं अब गद्य लिखूँगा और हर एक कविता पर एक कहानी लिखूँगा। यानी जो कविता का जो रूप है उसको ही मैं गद्य का रूप दे दूँगा। क्या यह असंभव है? साफ बता दूं कि मैंने वैसा भी करके नहीं देखा है, फिर भी सोचता हूँ कि वैसा करूँ। क्यों? आप क्या बताओ कि इस तरह मुझे गद्य लिखने की आदत तो पड़ जाएगी। यानी जो काव्य रूप में लिखित रचना है उसको मैं गद्य में बदलूँगा, तो वह मुझे गद्य लिखने की प्रेरणा मिल जाएगी, और गद्य लिखने में मुझे आसानी होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी कि अगर कविता नहीं तो कविता की आत्मा को कहानी के रूप में ही क्यों न सही मान्यता प्रदान करा सकूँगा। यह मेरी अभिलाषा है। यही सच है। यह सही है कि मेरी कविता आधुनिकतावादी है, घनघोर है, लेकिन मैं आधुनिकवादी आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा हूँ। लेखक कहता है कि यह सही है कि लेखक की कविता जो है वह आधुनिकतावादी है, घनघोर है, लेकिन लेखक जो है वह आधुनिकतावादियों में भी पुराना, यानी लेखक आधुनिकतावादी है फिर भी वह पुराना हो रहा है आधुनिकता में भी। अब जल्दी ही खुराड़ हो जाऊंगा।
मेरे जैसे बहुत से पुराने नए से भयभीत हैं, डर के मारे अपने पुराने कुर्ततों को उतार कर नया बुशकोट धारण कर रहे हैं। आज से कोई 25-30 साल पहले यह हालत थी कि नया लड़का भी मूछें ऊंचे रखकर और दूसरे तौर तरीकों से अपने को बुजुर्ग जैसा गंभीर बनाए रखना चाहता था। यानी जिस प्रकार कोई लड़का जो है वह लड़का अपनी मूछ दाढ़ी मूछ बढ़ाकर अपने को बुजुर्ग दिखाना चाहता है बड़ा। आज हालत यह है कि बुजुर्ग भी बालक बनना चाहते, यह बिल्कुल सही बात है। जैसे कि कुछ साल पहले की बात देखी जाए तो कोई एक नौजवान तरुण लड़का है, तो वह अपनी दाढ़ी मूछ बढ़ाकर एक बड़े उम्र का दिखाना चाहता है। लेकिन आज के आधुनिकता में या आज के वर्तमान समय में कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो भी वह क्रीम पाउडर लगाकर मेकअप करके खुद को जवान दिखाना चाहता है। खुद के अंदर के जो तारुण्य है वह बचाकर रखना चाहता है, दिखाना चाहता है। बुजुर्ग भी बालक बनना चाहते हैं और चपल चंचलता सूचित करने के लिए उसी तरह की पोशाक भी धारण करते हैं। उसका कारण था पहले समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन था। इसका कारण क्या था? पहले जो था वह समाज पर या परिवार पर बुजुर्गों का जो बड़े बुजुर्ग है उसका वजन था, उसका मान सम्मान था। नवयुवकों और बालकों का जोर है। 2-1 साल पहले मैं यूपी गया हुआ था, यानी 2 साल पहले ही लेखक जो है यूपी गए थे। वहाँ जाकर देखता क्या हूँ कि एक स्वनामधन्य अत्याधुनिक महानुभव दुखी है। पूछने पर पता चला कि वे नई पीढ़ी के कारनामों से पीड़ित है। यानी फिर यूपी में लेखक जाते हैं और वहाँ जाने के बाद एक व्यक्ति मिलता है, एक महानुभाव मिलते हैं और वह बड़े दुखी है और वह दुखी है होने के कारण लेखक उनसे पूछते हैं तो वह महानुभाव कहते हैं कि नई पीढ़ी के कारनामों से वह पीड़ित, यानी नई पीढ़ी के जो भी कारनामे हैं, जो भी नई पीढ़ी के नए नए जो भी कारनामे हैं उनसे वह पीड़ित है, दुखी है। जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मुझे भी पीड़ा हुई, यानी जब लेखक ने उस महानुभाव की पीड़ा सुनी तो लेखक भी दुखी हो गए। लेकिन सवाल यह है कि अगर समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन, यानी सवाल यह उत्पन्न होता है कि समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन नहीं है तो आज मुख्यतः वे स्वयं दोषी एवं अपराधी, यानी आज जो समाज एवं परिवार पर बुजुर्गों का वजन नहीं है तो वह जो पीढ़ी है आज की वह स्वयं अपराधी है। स्वयं वे कहीं चूक गई यानी गलत हो गई है, इसलिए मात खा गए हैं। मेरा अपना विचार है कि, यानी लेखक कहता है कि मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से आज हमारा समाज व्यथित है उसका सूत्रपात बुजुर्गों ने किया है। यानी ये बात सही है। मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, यानी जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी अवसरवादिता है, अनाचार है, ये आज हमारा समाज व्यतीत है। यानी भ्रष्टाचार से हमारा समाज व्यतीत हुआ है, अवसरवादिता से हुआ है, अनाचार से हुआ है। वह जो समाज व्यतीत है उसका जो सूत्रपात है, यानी उसकी जो नींव है भ्रष्टाचार की, अवसरवादिता की, स्वार्थपन की, अनाचार की, इसकी जो नींव है उसकी नींव किसने डाली है? तो बुजुर्गों ने ही डाली है। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत, यानी स्वाधीनता प्राप्ति यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत, यानी 1947 के बाद उपरांत भारत में दिल्ली से लेकर प्रांतीय राजधानियों तक भ्रष्टाचार और अवसरवादिता के जो दृश्य दिखाई दे दिए उनमें बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। यानी जो भी स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत में दिल्ली से लेकर जो प्रांतीय राजधानियाँ उत्पन्न हुई, वो जो प्रांतीय राजधानियों में या पूरे भारत में भ्रष्टाचार, अवसरवादिता उत्पन्न हुई है, वह सब कुछ बुजुर्गों के हाथों से ही हुआ है। अगर हमारे बुजुर्गों पर नए तरुणों की श्रद्धा नहीं रही तो उसका कारण यह नहीं है कि वे अनावस्थावादी है, वरन यह कि हमारे बुजुर्ग श्रद्धास्पंद नहीं रहे। और अगर हमारे युवक अनास्थावादी है तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था ही से होता है। यानी जो अनास्था होती है, अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है।
अनास्था आस्था की पुत्री है। यह बात याद रखिए, अनास्था जो है वह आस्था की पुत्री है। फर्क यह है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर आस्था नाटक खेला करती थी, यानी आस्था जो है, अनास्था जो है आस्था की पुत्री है। और फर्क आस्था और अनास्था में फर्क क्या है? आज के पहले यानी आज के पहले जो है यानी पुराने समय में जो रंगमंच था उस पर आस्था जो है नाटक खेला करती थी और अनास्था नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी। तो आजकल रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है, यह बात बिल्कुल सही है। आजकल जो अनास्था यानी जो अनास्था जो जिस पर आस्था ही नहीं है, जो बुराई है वह मंच पर नाटक करती है और जो आस्था है वह नेपथ्य में संचलन करती हुई दिखाई देती है। रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आज के नवयुवकों में केवल धुआं शेष रह गया है और आग नहीं है। आग है और वह भीतर ही भीतर है, लेकिन नवयुवक पाता है कि आज उस आग की कोई कीमत नहीं रह गई है। इस व्यावहारिक जगत में जिसे कभी गलती से समाज भी कहा जाता है, उस आग को पुराना भार जैसा कुछ माना जा रहा है। वह आग उसकी नीच की है, लेकिन उसके कारण सामाजिक है अधिकतर। लेकिन अगर अगर ऊपर कही हुई बात सच है तो सवाल यह है कि उसके काव्य में वह आग झलकती क्यों नहीं? यानी जो आग है, जो अंदर की जो ऊर्जा है वह उसके काव्य में, लेखन में क्यों नहीं दिखती है? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जाता है। बुजुर्गों ने, सत्ता अधिकारियों ने, समाज संचालकों ने, आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्गों ने समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रकट और अप्रकट, सूक्ष्म और स्थूल भ्रष्टाचार का विधान कर रखा है। इस भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। कभी वह कानून के रूप में भी प्रकट होता है, कभी कानून की आड़ में गैर कानूनी रूप में यानी भ्रष्टाचार हो, कभी कानून के रूप में सामने आता है, कहीं कानून के बीच की बाधा बनता है। कानून या नियम तो आर्थिक शक्ति से उत्पन्न यानी कानून या नियम तो आर्थिक शक्ति से संपन्न प्रभावशाली लोगों की सुविधा के लिए, यानी कानून या नियम तो है, यह परीक्षा में पूछा हुआ कथन है। कानून या नियम तो आर्थिक शक्ति से संपन्न प्रभावशाली लोगों की सुविधा के लिए है। यानी कानून जो है, कानून हो या नियम है, वह जो आर्थिक यानी जिसके पास पैसा है उसके लिए ही, प्रभावशाली लोगों की सुविधा के लिए यह कानून। तो इस प्रकार के वातावरण में फिट होने के लिए हमारी समझदारी का यह तजागा होता है कि किसी न किसी तरह शैतान से समझौता करके गधे को भी काका कहो। बड़े बड़े आदर्शवादी आज रावण के यहाँ पानी भरते हैं, यानी बड़े बड़े जो आदर्शवादी है वह भी आज अपना आदर्श छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और हाँ में हाँ मिलाते हैं। बड़े गतिशील महानुभाव भी इसी मर्ज में गिरफ्तार है। जो व्यक्ति रावण के यहाँ पानी भरने से इनकार करता है उसके बच्चे मारे मारे फिरते हैं। और आप जानते हैं कि ख्याति प्राप्त यशोदीप्त प्रगतिशील महानुभाव यानी जो बुराई का साथ देने में पीछे हटता है तो उसके घर परिवार पर कठिनाई आ बीतती है। मैं सबकी नहीं कह सकता, उन पर हंस पड़ते हैं या कभी कभी तुच्छ के प्रति दया के भाव से परिलुप्त हो उठते हैं। मैं संक्षेप में, जो व्यक्ति फटे हाल में फटीचर है उसे मान्यता देने के लिए कोई तैयार नहीं है, चाहे वह कितना ही नैतिक क्यों न हो। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और इसके आगे का भाग बाद में देखते हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।